हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद आपका पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हिंदी ग्रामर हमने सबसे पहले कंप्लीट करवाया था, उसके बाद क्लास 12th हिंदी बुक का गद्यखंड हमने ख़त्म करवा दिया और आज काव्य खंड का ये आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है गाँव का घर, जिसके राइटर हैं ज्ञानेंद्रपति। और आपके जो हिंदी से जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी को नोट्स ऑलरेडी भेज दिया गया है। वो लोग अब जो है रिवीजन करेंगे सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो देखिए, ज्ञानेंद्रपति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है राइटर से पूछे जाते हैं। तो लेखक के नाम जो है ज्ञानेंद्रपति हैं, जिनका जन्म जो है 1 जनवरी 1950 को हुआ। ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म 1 जनवरी 1950 को होता है। कहाँ होता है जन्म? तो पत्थरधामा, गोड्डा, झारखंड में। कहाँ जन्म हुआ? 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म हुआ। जन्म स्थान जो है पत्थरथामा, गोड्डा, झारखंड में हुआ था, ठीक है। इनके माता जी का नाम जो है सरला देवी है। ज्ञानेंद्रपति जी के माता जी का नाम सरला देवी, इनके पिताजी का नाम देवेंद्र प्रताप चौबे है। इनके पिताजी का नाम देवेंद्र प्रताप चौबे। इनकी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई और बाद में इन्होंने जो है शहर जाकर एमए बीए किया। एमए जो है इन्होंने 2 बार किया। एक बार जो है इंग्लिश से किए पटना यूनिवर्सिटी से और एक बार जो है एमए हिंदी से किए बिहार विश्वविद्यालय से, ठीक है। एमए 2 बार किए, एक बार इंग्लिश से पटना यूनिवर्सिटी और एक बार हिंदी से कहाँ? तो बिहार विश्वविद्यालय यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इनकी वृत्ति यानी इन्होंने क्या क्या काम किया? तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किए थे और क्रैक करने के बाद जो है इन्हें कारा अधीक्षक बनाया गया था। कारा अधीक्षक मतलब कि जेल में रहने वाले का जो है पुलिस का हेड इन्हें बनाया गया था और इन्होंने अच्छे अच्छे काम किया। उसके बाद इन्होंने नौकरी से जब रिटायर हुए तो ये जो है वाराणसी में अपना निवास स्थान बनाए, यानी कि वाराणसी में जो है ये रहते थे, वाराणसी यूपी में। इनको सम्मान भी बहुत सारा मिल चुका है, जैसे कि पहल सम्मान 2006 में मिला हुआ है और वहीं जो है साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2006 में ही मिला हुआ है। लेकिन किसके लिए? संशय आत्मा जो कविता लिखे थे उसी के लिए। बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रपति जी को साहित्य एकेडमी पुरस्कार कब मिला? 2006 में मिला। किस लिए मिला था? तो संशय आत्मा के लिए मिला था। बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जिनको साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिनको जिनको साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला है उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जाए, तो ट्रिक के दादा प्रेजेंट हैं, आपको कमेंट करना है बस, ठीक है। अगर उस पर जो है ज़्यादा कमेंट आते हैं तो आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है कृतियाँ कि इन्होंने क्या क्या लिखा। तो हम बताते हैं कि आँख हाथ बनते हुए ये इनकी कविता है जो इन्होंने लिखा है। आँख हाथ बनते हुए के राइटर कौन है? ऐसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो क्या बताएंगे? ज्ञानेंद्रपति। शब्द लिखने के लिए एक ही कागज़ बना, शब्द लिखने के लिए एक ही यह कागज़ बना, इसके राइटर कौन हैं? तो ज्ञानेंद्रपति हैं। भिनसार के राइटर कौन हैं? तो ज्ञानेंद्रपति हैं। कवि ने कहा इसके राइटर कौन है? तो ज्ञानेंद्रपति हैं। और पढ़ते गढ़ते इसके राइटर कौन हैं? ज्ञानेंद्रपति हैं। इकरा से ज़्यादा आपसे ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर के राइटर से रिलेटेड तो प्रश्न पूछने वाला नहीं है। जन्म 1 जनवरी 1950, पत्थरथामा कहाँ? तक गोड्डा, झारखंड में हुआ। अब बस इनकर माई के नाम सरला देवी और इनके पिताजी का नाम देवेंद्र प्रताप चौबे। इन्होंने एमए 2 बार किए, एक बार हिंदी से एक बार इंग्लिश से किए। इंग्लिश से कहाँ से? तो पटना यूनिवर्सिटी से और हिंदी से किए तो कहाँ से? बिहार विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी से। निवास स्थान कहाँ था? तो निवास स्थान वाराणसी में था। इन्होंने एक बार बीपीएससी भी क्रैक किया हुआ है, कारा अधीक्षक के तौर पे काम भी किया हुआ है, बहुत अच्छा। अब बात करेंगे ये जो गांव का घर है, इस जो कविता है इसके बारे में।
ये कविता जो है एक्चुअल में पुराने ज़माने में गांव के परिवेश को दर्शाता है कि गांव में पहले कैसे रहते थे, अब जो है वो गांव कैसे बदल चुका है। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है बहुत आसान कविताएं हैं जो आपको बहुत अच्छा से समझाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा। जैसे कि गांव के घर के अंतःपुर, अंतर मतलब कि अंदर, गांव का जो घर होता था, घर के अंदर दरवाज़ा जहाँ से खुलता है, तो दरवाजे से जैसे ही आप एंट्री लेते हैं घर में, तो एगो चौखट होता है जेकरा चौखट बोलल जाता है। समझ गए हैं? तो गांव के घर के अंतःपुर, अंतःपुर मतलब क्या है कि अंदर, तो गांव के घर के अंदर में एगो चौखट होता था, एगो चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का वह गेह वह सीमा। टिकुली जैसे बचपन में हमनी के हैं, तो गांव वाला बढ़िया से जानता होगा। बचपने में लड़की लोग जो है टिकुली साटने के लिए जो है, जो माँ के देखा देखी करती थी सब, वो सब सहजन के एगो पेड़ होता है जिन्हें हमनी के साजन के पेड़ कहल जाता है, तो ओकर पतवा लिया के जो है साटता था सब दिमाग में जब टिकुली की तरह। ठीक है, तो वह सीमा यहाँ पे एक लड़की का नाम दिया गया है कि देख वह सीमा, देख वहाँ पे टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से जो है गोंद छुड़ा रही है। चलिए आगे देखिए। जिसके भीतर आने के लिए खासकर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। देख बहुत आसान, जिसके भीतर आने के लिए खासकर आना पड़ता था, यानी कि चौखट, गांव के चौखट के भीतर जाने के लिए पहले बूढ़ा बड़ बुजुर्ग जो है खांसता था सब कि घरवा में कोनो जो है निहा धोआ तो नहीं न रहा है, यानी कोनो ऐसे ही तो बैठल नहीं न है। आप लोग सब जानते हैं, गांव के आदमी बढ़िया से जानता है। तो जिसके भीतर आने के लिए खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, यानी भीतर ऐसे ऐसे खांस के जाता था सब भीतर बुजुर्गों को, खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, पैर जो है बजावत जाना पड़ता था कि आदमी जान जाए अंदर वाला कि आ रहे हैं बुजुर्ग लोग। यहाँ पे खराऊ खटकानी पड़ती थी, खराऊ यानी कि पैर के जो चप्पल होता है वो खटकाना पड़ता था खबरदार की कि हम आ रहे हैं, घर में सब साइड हो जाओ। प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। अगर घर में औरत है, जैसे कि गांव में होता है ससुर भसुर एगो देवर, तो भसुर लोग जब आते हैं तो घर की महिलाएं जो है उन पहले ही वो भी लोग समझदार रहते हैं कि जाएंगे तो खांसते हुए जाएंगे, नहीं तो पैर बजाते हुए जाएंगे कि खबरदार, तो वो लोग अंदर से कह देता था कि नहीं नहीं अभी मत आइएगा। तो अगर अंदर है महिला, यहाँ पे प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। अगर अंदर है कोई तो गेट के पहला ही, चौखट के पहला ही आपको रुकना पड़ेगा, उन्हें से ऑर्डर आएगा तब आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा होता है, अब तो आदमी डायरेक्टे घुस जाता है, लाज शर्म कोनो के नहीं है कि नहीं। गांव का एक वो अलग संस्कार ही था, क्या बताएं। चलिए, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था, यानी कि जैसे कि गांव में जो है एगो अदृश्य, कहे का मतलब वो पर्दा दिखता नहीं था, लेकिन किसी को जब पुकारा जाता था तब बिना नाम लिए हुए किसी को पुकारा जाता था। जैसे कि गांव में मान के चलिए, हम अपने पे लेते हैं, मेरी माँ को जो है मेरे पिताजी जब पुकारेंगे तो वो नाम लेके नहीं पुकारते थे, एगो जैसे इनडायरेक्टली उनको पुकारने का एगो तरीका था, या बाल बच्चा के नाम से पुकारा जाता है कि नहीं। तो यहीं पे ये कहा गया है कि एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। आदमी जो है महिला को पुकारता था, या महिला जो है अपनी पति को जब पुकारते थे तो नाम लेके कभी नहीं पुकारा जाता था। कोई एगो जो है इशारा होता था, या बच्चे के नाम लेके पुकारा जाता था। आप अपने गांव के हैं, बढ़िया से समझते होंगे, है कि नहीं। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे कामकाज सहज शंख के चिन्ह की तरह।
यहाँ पे कहा गया है जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम काज सहज शंख की चिन्ह की तरह। यानी यहाँ पे कहना चाहता है कि जो महिलाएं होती थी गांव में, तो वो जो है अपने पति के जो है एकदम सम्मान को बनाए रखती थी और उनके सम्मान के लिए जो है सारे काम काज करती थी, एकदम जो है एगो शंख के चिन्ह की तरह। यानी गांव में होता क्या है कि महिलाएं जो है अपने पति का सम्मान करते हैं। एक्चुअल में शहर में हमरा देखेला नहीं मिलता है, लेकिन गांव में अपने पति के लिए जो है वो एकदम समझिए तो दासी की तरह होती है और अपने पति को भगवान मानती है। यहीं पे ये कहा गया है कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए हुए रहती थी। तर्जनी की नोक आने का मतलब जो पैर होता है ना सर, उसका जो है वो पैर या कहें तो ये हाथ का ये तर्जनी इसे भी बोला जाता है, तो उसको जो है धारण किए हुए रहती थी कि हमारे पति का जो है सम्मान नहीं गिरे, सारा काम काज भी करती थी और घर में शांति से रहती थी। चलिए यहाँ पे गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे। यहाँ पे कहा गया है कि गांव की घर की उस चौखट के बगल में, चौखट के बगले में जो है जब गांव में जाइएगा तो चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, गेरू लिपि मतलब कि गाय के गोबर, भीत मतलब कि जमीन, तो गेरू लिपि गाय के गोबर से लिपा हुआ जमीन पर, या भीत मतलब होता है दीवार भी होता है, ठीक है। तो गांव के घर की उस चौखट के बगल में यानी कि दरवाजा के बगल में गाय के गोबर से लिपा हुआ जो दीवार है उस पर दूध डूबे अंगूठे के छापे। यानी कि जो दूध देवे आता था तो पहले डायरी मेंटेन नहीं किया जाता था। पहले क्या होता था, जो दूध देवे आया वो अंगूठा जो है हाथ लगा के जो है दूध निकाल के लोटा से देता था, उहे अंगूठावा से जो है दीवार पे वो अंगूठा के छाप दे देता था कि आज हम दे दिए, यानी हाजिरी बना देता था। उहे देखिए आगे लिखल है, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े दादा, ग्वाला दादा के हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। यहाँ पे बहुत बढ़िया जो है बात कहा गया है कि गांव के घर की उस चौखट के बगल में, यानी कि गांव के घर के जो चौखट होता था, जो दरवाज़ा होता था, उसी के बगल में जो गाय के गोबर से लिपा हुआ जो दीवार होता था, ओकरा पे दूध डूबे अंगूठे के छापे, दूध से डूबा हुआ अंगूठा का छापा लगाया जाता था। उठौना दूध लाने वाले बूढ़े दादा, जो दादा दूध लाते थे, वो जो दूध लाते थे अपन अंगूठा के निशान दे देते थे। ग्वाला दादा के हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक है। कोनो अगर बच्चा, जैसे यहाँ पे कवि कहना चाहता था कि जब हम बच्चा थे और दूध लाने जाते थे तो दूध लावे वाला दादा जो है दीवार पर तो एगो अंगूठा लगाते ही थे, साथ साथ हमारे एगो अंगूठा से तिलक भी कर देते थे, टीका भी लगा देते थे। ये कहना चाहता है महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर, और जितना अंगूठा लगता था दीवार पे महीना के अंत में गिना जाता था कि हम इतना दिन आए हैं, दूध दिए हैं, दूध का हिसाब दीजिए। अब तो डायरी मेंटेन होता है कि नहीं। नेक्स्ट है कि गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। लेकिन अब लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि जो गांव के पहला वाला बात था कि चौखट होता था घर में, अब चौखट होता है, अब तो होबे नहीं करता है। तो या लोग जो है खास के अंदर जाते थे, बड़े बुजुर्ग किसी के घर में खास कर अंदर जाते थे, लेकिन अब वो सब जो है खो चुका है। गांव का वह घर अपना गांव जो है खो चुका है। अब रियल में गांव जो है खो ही चुका है, सब जो है बड़के बने में हैरान है सब। नेक्स्ट यहाँ पे पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। पहले होता था गांव में का कोनो चुनाव उनाव नहीं होता था, एगो बढ़िया व्यक्ति को जो है पंच परमेश्वर बनाया जाता था जो गांव के सभी समस्याओं को जो है निपटाते थे। लेकिन जो है पंचायती राज जब से आया, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, हई हऊ फलाना ढेकाना, तो ये पंच परमेश्वर का जो है अस्तित्व ही खो गया। पंच परमेश्वर कहे के मतलब कि 5 गो सदस्य जो हैं भगवान की तरह होते थे गांव में, जो फैसला लेते थे वो सभी को जो है मानना जरूरी था। लेकिन अब कुछ होगा वैसन, अब तो तुरंत कोर्ट में चल जाता है सब। नेक्स्ट देखिए, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली।
गांव में यहाँ पे कहा जा रहा है, लेखक कह रहे हैं कि बिजली बत्ती आ गई कब की, यानी कि गांव में कब की जो है बिजली बत्ती आ गई है, बिजली यानी कि लाइन आ गया है, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। गांव में लाइन आ गई है ठीक है, लेकिन जितना देर वो रहती नहीं है जितना दिन गायबे रहती है, यानी 1-2 घंटा के लिए आती है और बाकी दिन गायबे रहती है, गायब रहने वाली। अब के बिटौवा के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर आलू में कैलेंडरों से ढकी रहे। आज सब जो है गांव में अपन बेटा के ब्याह में टीवी दहेज में मांग करता है सब। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, यानी कि जो भी बेटा के अपन ब्याह करता है वो दहेज में टीवी मांगता है। काहे कि गांव में देखेला, गांव में पहले जो है एगो घर में टीवी होता था, पूरा गांव देखे जाता था, इसीलिए टीवी मांगता था सब पहले। बिटौआ के दहेज में टीवी भी। लालटेन है अब भी दिन भर आलू में कैंडरू से ढकी हुई। अच्छा, यहाँ पे लेखक ही कहना चाहता है कि लाइन गांव में आ गई है, लेकिन जितना 1 घंटा रहता है आज 23 घंटा रहबे नहीं करता है, यानी बनी रहने से अधिक जो है गई रहने वाली। लेकिन फिर भी जो है बेटा लोग के जो है गार्जियन शादी करता है तो दहेज में का मांगेगा, तो हमारा टीवी द, और टीवी जो है तखा पर रखल है, काहे कि लाइने नहीं है तो चलेगा का। लालटेन है अब भी दिन भर आलू में कैंडरू से ढकी हुई। लालटेन, लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि अभी जो है हम लोगों के पास लालटेन है, लेकिन लालटेन अब हम लोग बारने के लिए नहीं रखते हैं, अब सजाने के लिए रखते हैं, है कि नहीं, सजावेला कि लालटेन रखले हैं। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलता है, यानी कि रात में लालटेन अब जराइएगा तो उजाला नहीं करता है, अंधेरे करता है। काहे कि लाइन बत्ती इतना आ गई है कि जब लाइन बत्ती कट जाता है, वो आप लालटेन बारिएगा तो आपको खाली तनी मनी अंजोरा दिखाई देगा, बाकी अंधेरे दिखाई देगा। तो वहीं पे ही कह रहा है कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। कौन? लालटेन जो है उजाला से अधिक अंधेरा उगलती है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती है। अंधेरा में ऐसा लगता है कि इसको कोनो छोड़ दिया है, ऐसा प्रतीत होता है लालटेन को जब जलाते हैं तो। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर, पर भिरकाए की आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी ना रोशनी की आवाज़। यहाँ पे कहा गया है कि जबकि चकाचौंध रोशनी में, चकाचौंध कहने का मतलब कि शहर में जहाँ पे पूरा लाइट है वहाँ पे जो है मदमस्त ऑर्केस्ट्रा जो है बज रहा है। ऑर्केस्ट्रा मतलब जानते हैं ना, बढ़िया से जानते होंगे कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा जो है बज रहा है, लेकिन बहुत दूर बज रहा है, कहीं बहुत दूर। पट भिरकाए की आवाज़ भी नहीं आती। गांव वाले कह रहे हैं कि अब बहुत दूर तो ऑर्केस्ट्रा बजता है, लाइट एकदम पूरा चकाचक रहता है, ऑर्केस्ट्रा बजता है, लेकिन अब गांव में उसका नहीं आवाज़ आता है और ना ही आवाज़ की हम तक रोशनी आती है और ना ही रोशनी की आवाज़ आती है। यहाँ पे ना आवाज़ की रोशनी आती है ना रोशनी की आवाज़ आती है। कहने का मतलब जो गाता है नहीं ओकरा हम सुन पाते हैं, और नहीं जो जैसे कि आवाज़ तो ओकर सुन ही नहीं पाते हैं, और जो गाता है उसको हम देख भी नहीं पाते हैं, है कि नहीं। ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है इतना लाइट में, का आप देखिएगा। होड़ी चैती बिरहा आल्हा गूंगे, लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है, यह शोक गीत अनगाया सुना। यहाँ पे कहा गया है कि पहले होली गवाता था, चैता गवाता था, बिरहा आता था, आल्हा आता था, और सब जो है गाता था सब, लेकिन ये सब जो है गूंगे पड़ गए हैं, यानी कि होली चैती बिरहा आल्हा ये सब जो है समाप्त हो चुका है। लोकगीतों की जन्मभूमि से भटकता है, और लोकगीत जो है अब लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं, वो सबको बेकार समझते हैं, यानी लोकगीतों की जन्मभूमि से लोग भटकते हैं। एक शोक गीत अनगाया अनसुना, आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ। यहाँ पे कहा गया है कि होली चैती बिरहा आल्हा सब जो है समाप्त हो चुका है। लोकगीत लोगों को सुनना पसंद नहीं है, जो जिनका जन्मभूमि है लोकगीत। एगो शोक गीत अनगाया अनसुना, अब लोग यहाँ पे शोक गीत कहने का मतलब है
कि लोग जानते हैं अंग्रेजी गाना सुनेगा, आप बिहार में खासकर भोजपुरिया गाना सुनेगा, लेकिन चैता होली या बिरहा अल्लाह के सब समाप्त कर दिया सर। हुए सब गाना सुनेगा जेकरा में ओकनी के मज़ा आता है, जो अश्लील गाना है। अश्लील गाना के जो है ज़िंदगी भर हम खिलाफ रहेंगे, चाहे कोनो ब्यास रहे, है कि नहीं। इस सब के गावे के कोनो सिद्धांतें नहीं है। हमें लगता है कि इनके घर में माँ बहनें नहीं होती है यार, सिंपल सी बातें हैं। इस गाना का विरोध में हैं और रहेंगे। तो कब का मर चुका है कि जैसे गिर गया हो गज। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन हमने पढ़ा था, आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ। जैसे कि पहले गांव में क्या होता था कि जब दूर दूर तक जो है शहर में जब सर्कस होता था तो उसका लाइट जो है गांव में पहुंचता था, सर्कस के आवाज़ जो है गांव में आता था। जैसे गांव में हमने के माता पिता कहते थे कि देखो वहाँ पे जो है सर्कस हो रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रहा है। एक्चुअल में होता क्या था, तो सर्कस लगने से पहले जो है एक ऐसा लाइट ऊंचे स्थान पे बाड़ा जाता था जिससे लोगों को प्रचार, यानी वो प्रचार करता था कि यहाँ पे सर्कस लगा हुआ है। लेकिन सरकार ने इस पे रोक लगा दी और ये समाप्त हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर, यानी कि 10 किलोमीटर दूर जो है शहर से आने वाला जो सर्कस का प्रकाश जो है अब बुलौआ हो गया है, यानी कि भुला गया है वो सब। तो कब का मर चुका है कि जैसे गिर गया हो गज दंतों को गंवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर। यहाँ पे कह रहा है जैसे लगता है कि गांव जो है मर चुका है, गांव के जो भी संस्कार जो थे वो सब मर चुके हैं। जैसे लेखक को लगता है कि जैसे कि हाथी के जो दांत नहीं होता है बड़ा बड़ा, वो दांत जैसे टूट जाने पे कैसे हाथी गिर जाता है, तो वैसे ही जो है वैसे ही शहर जो गांव का संस्कार था, प्यार था, दुलार था, वो लगभग मर चुका है कि नहीं। आगे है, छीज रहे जंगल में लिलने वाले मुंह खोले, शहर में बुलाते हैं बस। छीज रहे कहने का मतलब जानते हैं, छीज रहे मतलब कि लूट रहे हैं जंगल में। जैसे कि जंगल में कैसे लूट हो रहा है, वैसे ही जो है शहर में जानते हैं बुलाते हैं। शहर में अदालत और अस्पताल वाले बुलाते हैं और इतना लूटते हैं कि आपको बर्बाद करके छोड़ देते हैं। अगर कोनो इस पृथ्वी पे ज़्यादा कोनो लूट रहा है तो इस लेखक के अनुसार अदालत और अस्पताल लूट रहा है। एक्चुअल में डॉक्टर या जो जज होते हैं वो पैसा नहीं लूटते हैं, उनके जो छोटकन चेलवा होता है वही सब पैसा लूटता है सब। तो छीज रहे हैं जंगल में लीलने वाले मुंह खोले, शहर में बुलाते हैं बस। यानी कि ऐसे लूट हो रहा है जैसे जंगल में जो है एकदम मुंह खोल के बैठल है सब, और शहर में बुलाता है सब। अदालत में अस्पताल के फैले भी रंधते गंधते अमित परिसर के जिन बुलावों से गांव की रीढ़ झुराती है। अदालत में, अस्पताल में, वहाँ पे जब जाइएगा तो लूटेगा तो अलगे बात है, लेकिन वहाँ का जो परफ्यूम होता है, महक होता है, वो गांव के रीढ़ को जो है अंदर तक हिला कर रख देता है। गांव के कोनो आदमी अगर शहर के अदालत और अस्पताल में आ जाए तो वो गाँव के आदमी जानता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। 10 साल वो पीछे चला जाता है, काहे कि इतना कर्ज उस पे हो जाता है। लेखक इस कविता के माध्यम से जो है आपके पुराने गांवों के बारे में बताना चाहता था कि गांव में पहले कैसे होता था। अब गांव के लोग जो हैं अपनी संस्कृति को भूल गए हैं और गांव में अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। यही जो है लेखक इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताना चाहता था। हमें यकीन है कि ये चैप्टर आपके दिमाग में हमने बैठाने का प्रयास किया, और ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा आपको लगे, क्योंकि ये हिंदी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका सिलेबस ख़त्म हो गया। हिंदी में सिर्फ एक ही और वीडियो आएंगे इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम लोग इंग्लिश जो हमने पोएट्री सेक्शन को छोड़ा हुआ है उसको हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं। वीडियो देखें उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।